Right now, Prime Minister Narendra Modi is in fact addressing the Lok Sabha, and this, of course, is his first address. Let's listen in to what the Prime Minister has to say. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए मैं सदन में आपके बीच आभार प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। कल सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमान मल्लिकार्जुन जी, श्रीमान मोहम्मद सलीम जी, श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमान नरसिम्हन थोटा जी, श्री तारिक अनवर जी, श्री प्रेम सिंह जी, श्री ए अनवर रजा जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, कल्याण बनर्जी, श्री पी वेणुगोपाल, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री आनंदराव अड़सुल जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, आर के मोहती भारती मोहन जी, करीब 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। विस्तार से चर्चा हुई। किसी ने पक्ष में कहा, किसी ने विपक्ष में कहा, लेकिन ये सार्थक चर्चा इस सदन में हुई और राष्ट्रपति जी का भाषण किसी दल का नहीं होता है। देश की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और उस दिशा में हो रहे कार्य का एक आलेख होता है और उस दृष्टि से राष्ट्रपति जी के भाषण का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ विरोध के खातर विरोध करना कितना उचित है, सभापति महोदय जी, हमारे देश में राज्यों की रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था और उन 3 राज्यों के निर्माण में चाहे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना हो, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना हो, बिहार में से झारखंड बना हो, लेकिन उस सरकार की दीर्घ दृष्टि थी कि कोई भी समस्या के बिना तीनों राज्य अलग होते ही अगर जो भी बंटवारा करना था बंटवारा, अफसरों के तबादले कर रहे थे तो अफसरों के तबादले, सारी चीजें स्मूथली हुई। नेतृत्व अगर दीर्घदृष्टा हो, राजनीतिक स्वार्थ की हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं होते हो, तो कितने स्वस्थ निर्णय होते हैं, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 3 राज्यों का निर्माण
किया था, आज देश अनुभव कर रहा है। आपके चरित्र में है, जब भारत का विभाजन किया आपने, देश के टुकड़े किए, और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। आपने देश के टुकड़े किए, वो भी उस तरीके से किए। आपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए हड़बड़ी में संसद के दरवाजे बंद करके, सदन ऑर्डर में नहीं था तब भी आंध्र के लोगों की भावनाओं का आदर किए बिना तेलंगाना बनाने के पक्ष में हम भी थे। तेलंगाना आगे बढ़े उसके पक्ष में आज भी हम हैं। लेकिन आंध्र के साथ उस दिन आपने जो बीज बोए, आपने जो चुनाव के लिए हड़बड़ी में किया, ये उसी का नतीजा है कि आज 4 साल के बाद भी समस्याएं सुलझती रहती हैं। और इसलिए आपको ये प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। सभापति महोदय जी, कल मैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी का भाषण सुन रहा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वे ट्रेजरी बेंच को संबोधित कर रहे थे, कर्नाटक के लोगों को संबोधित कर रहे थे, कि अपने ही दल के नीति निर्धारकों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। और जब उन्होंने कल बशीर बद्र की शायरी से शुरू किया, और खड़गे जी ने बशीर बद्र जी की शायरी सुनाई, और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो शायरी सुनाई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री महोदय ने जरूर सुनी होगी। तो उस शायरी में उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मैं जरूर मानता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये गुहार सुन ली होगी, लेकिन श्रीमान खड़गे जी, जिस बशीर बद्र की शायरी का आपने जिक्र किया, अच्छा होता उस शायरी में जो शब्द आप बोल रहे उसी के बिल्कुल पहले वाली 2 लाइन उसको भी अगर याद कर लेते तो शायद इस देश को ये पता जरूर चलता कि आप कहां खड़े हैं। उसी शायरी में बशीर बद्र जी ने आगे कहा है, जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता।
चुनाव के बाद खड़गे जी उस जगह पे होंगे कि नहीं होंगे, और इसलिए एक प्रकार से ये फेयरवेल स्पीच भी उनकी हो सकती है। और इसलिए आमतौर पे सदन में जब पहली बार कोई सदस्य बोलते हैं तो हर कोई सम्मान से, कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना सुनते हैं, और उसी प्रकार से जो फेयरवेल की स्पीच होती है वो भी करीब करीब सम्मान से देखी जाती है। अच्छा होता कल कुछ माननीय सदस्यों ने संयम बरता होता और आदरणीय खरीदी की बात को उसी सम्मान के साथ सुना होता तो अच्छा होता। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। विरोध करने का हक है, लेकिन सदन को मान में लेने का हक नहीं है। कल अध्यक्ष महोदया, मैं देख रहा हूं कि जब भी हमारे विपक्ष में कुछ लोग हमारी किसी बात की आलोचना करने जाते हैं तो तथ्य तो कम होते हैं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया था, हम ये करते थे, ज्यादातर उसी कैसेट को बजाया जाता है। लेकिन ये न भूलें कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी जो देश आजाद हुए वो हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके। हम नहीं बढ़ पाए, मानना पड़े, और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी ये देश आपके साथ रहा था। आप उस जमाने में देश पर राज कर रहे थे। प्रारंभिक 3-4 दशक विपक्ष का एक प्रकार से नाम मात्र का विपक्ष था। वो समय था जब मीडिया का व्याप भी बहुत कम था, और जो था वो भी ज्यादातर देश का भला होगा इस आशा से शासन के साथ चलता था। रेडियो पूरी तरह आप ही के गीत गाता था और कोई स्वर वहां सुनाई नहीं देता था। और बाद में जब टीवी आया तो वो टीवी भी आप ही को पूरी तरह समर्पित था। कुछ समय न्यायपालिका में भी जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी करती थी, पार्टी के द्वारा तय होता था। यानी इतनी लग्जरी आपको उस समय कोर्ट में न कोई पीएल होता था, न कोई एनजीओ की ऐसी भरमार हुआ करती थी। आपको, आप जिन विचारों से पले बड़े हो, वैसा ही माहौल उस समय देश में आपको उपलब्ध था। विरोध का नामो निशान नहीं था। पंचायत से पार्लियामेंट तक आप ही का झंडा फहर रहा था। लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। उस समय देश का जज्बा, आजादी के बाद के दिन थे, देश को आगे ले जाने का जज्बा था। आपने कुछ जिम्मेवारी के साथ काम किया होता